वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका पृथ्वी के परिमंडल पार्ट 2 में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारे महासागरों के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि पार्ट 2 है। इसमें 12वां क्वेश्चन है, जल मंडल का वर्णन करें। मतलब अब हमें जल मंडल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के सभी जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें व भूमजल आदि। मतलब इस विश्व के मैप में आप देख रहे हैं कि जितने भी ये महासागर हैं, ये सारे महासागर या इनके महाद्वीपों के अंदर पाई जाने वाली नदियाँ, नहरें, झीलें, जितने भी जलाशय हैं, सब मिलकर के बनाते हैं जलमंडल। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल व मात्र 29% भाग पर स्थल है। मतलब पूरी पृथ्वी में आप देख रहे हो जल ज़्यादा दिख रहा है। ये जल कितना है? 71%। और ये जो सारे महाद्वीप हैं, ये ज़मीन है, तो ज़मीन मात्र कितनी है? 29%। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी के कुल जल का 97% भाग खारा पानी है, जो महासागरों में है। मतलब जब हम पूरे जल की बात करते हैं, जो पूरा जल 100% है, उस 100 में से 97% तो महासागरों में है, और ये खारा है, जो पीने योग्य ही नहीं है हमारे। बाकी जो 3% है वो फोर्थ पॉइंट में बता रहा है, और शेष मात्र 3% जल ही पीने योग्य है, जो नदियों, झीलों, तालाबों व भूमजल आदि के रूप में मौजूद है। मतलब बाकी जो 3% है नदी, भूमजल और झीलें वगैरह में, वही पीने योग्य है। तो यहाँ इसी पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है कि जब हम बात कर रहे थे जल की, तो जल तो बहुत ज़्यादा है पृथ्वी में, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कि पृथ्वी में पीने योग्य जल की कमी है, जल को बचाओ, जल ही जीवन है। ये सारी बातें हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि जल ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य जल ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा जल में से 97% तो खारा पानी है, जो पीने योग्य ही नहीं है, काम का ही नहीं है। सिर्फ 3% जल ऐसा है जो पीने योग्य है, तो वो काफ़ी कम है, इसीलिए जल बचाओ की बातें होती रहती है। 13वां क्वेश्चन है, महासागरों का वर्णन करें। तो अब सारे महासागरों को देख लेते हैं एक एक करके। पृथ्वी पर मौजूद विशालतम जलाशयों को महासागर कहते हैं। तो जितना भी आपको जल दिख रहा है, इन सबको महासागर कहते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि महासागरीय जल कैसा रहता है, स्थायी रहता है या गतिशील रहता है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागर की 3 मुख्य गतियाँ हैं। पहली है तरंगे, दूसरी महासागरीय धाराएं व ज्वार भाटा। ये 3 महासागर की गतियाँ हैं, ये भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, आपको तीनों ध्यान से याद रखनी है। फोर्थ है, महासागरों की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर व आर्कटिक महासागर। मतलब ये है प्रशांत महासागर, यह है अटलांटिक महासागर, यह है हिंद महासागर, यह है दक्षिणी महासागर, और ऊपर है आर्कटिक महासागर। 14वां क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रशांत महासागर की सारी जानकारी समझ लेते हैं। पहले मैप में देखते हैं ये है कहाँ। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के इस साइड में ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, 5 में सबसे बड़ा है ये। यह पृथ्वी के 1/3 यानी लगभग 33% भाग पर फैला हुआ है। तो इससे अंदाजा लग रहा है कितना बड़ा होगा ये। थर्ड है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही मौजूद है। सबसे गहरा भाग मतलब पृथ्वी के महासागरों में जो गहरी खाइयाँ होती है, उन्हें गर्त कहते हैं। कई तरह की गर्तें पाई गई है, लेकिन सभी में से जो सबसे ज़्यादा गहरी है उसका नाम है मेरियाना गर्त, वो इसी प्रशांत महासागर में है। इसी आंसर का फोर्थ पॉइंट है, इसकी आकृति वृत्ताकार है। मतलब प्रशांत महासागर जो है वो वृत्त के आकार में फैला हुआ है। 5वां है, इसके पूर्व में उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिम में एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मतलब आप इसको इस साइड में देखोगे तो पूर्व में दोनों अमेरिका दिख रहे हैं, तो इसके पश्चिम में एशिया और नीचे ऑस्ट्रेलिया दिखता है। 15वां क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहले लोकेशन देखते हैं इसकी। ये जो आपको एस आकार का समुद्र दिख रहा है, इसी को अटलांटिक महासागर कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर प्रशांत था और दूसरे में यह है अटलांटिक। इसकी तटरेखा सर्वाधिक दंतुरित है, जो प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। अब दंतुरित का मतलब है एक तरह से कटी फटी होना। इस तरह से इसके आप देख रहे हो हर साइड में जो इसके तटीय रेखा है वो दंतुरित है, मतलब कटी फटी है। ये क्या करती है, प्राकृतिक पोताश्रय। पोताश्रय मतलब पत्तन, बंदरगाह, जहाँ पर पानी के बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते हैं,
तो ये प्राकृतिक पोताश्रय है, मतलब ऑलरेडी बने हुए पोताश्रय का काम करती है, इसलिए इसको आदर्श स्थिति माना जाता है। तो ये जो इसकी विशेषता है ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सभी महासागरों में किस महासागर की तटीय रेखा दंतुरित है, या फिर ऐसे आ सकता है कि कौन से महासागर की जो तटीय रेखा है वो प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति देती है। तो आंसर रहेगा आपका अटलांटिक महासागर। थर्ड पॉइंट है, व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्ततम महासागर है। बिजिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार इसी महासागर से होता है, तो ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम है। फोर्थ है, इसकी आकृति एस अक्षर की है, तो ये एस अक्षर की आकृति से भी क्वेश्चन आता है। पांचवा पॉइंट है, इसके पूर्व में यूरोप व अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका और पश्चिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, हिंद महासागर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर में पहला पॉइंट है, हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है, मतलब पहला था प्रशांत, दूसरा अटलांटिक और तीसरा आता है हिंद महासागर। दूसरा पॉइंट है, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर। तीसरा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, मतलब हिंद महासागर को अगर हम देखें तो ये एक त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है। तो सबकी आकृति भी ध्यान रखनी है। प्रशांत में सर्कलाकार दिखाई गई थी, इसमें ऐसा आकार दिखाई गई थी, इसमें त्रिभुजाकार दिखाई गई है। फोर्थ है, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर में एशिया महाद्वीप है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर में एशिया महाद्वीप स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, दक्षिणी महासागर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो एक तो आपको ध्यान रखना है, कुछ किताबों में दक्षिणी महासागर को अलग नाम से ना दे करके इसके नीचे वाले हिस्से को, जो अटलांटिक के नीचे अटलांटिक का हिस्सा माना जाता है, नीचे वाला प्रशांत का हिस्सा, हिंद महासागर के नीचे वाला हिंद महासागर का हिस्सा माना जाता है। उस हिसाब से दक्षिणी महासागर का नाम ही नहीं होता है। तो कुछ किताबों में 4 ही महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक, लेकिन कुछ किताबों में ये दक्षिणी महासागर भी दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर एनसीईआरटी में 5 है तो आपको 5 ही मान के चलना है, लेकिन कहीं कहीं दक्षिणी महासागर को इन तीनों का ही हिस्सा माना जाता है। पढ़ते हैं दक्षिणी महासागर के बारे में। यह चौथा बड़ा महासागर है। और दूसरा पॉइंट है, यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। मतलब इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है मैप में, इस 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो लाइन है उसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है अंटार्कटिका तक, ये कहलाता है दक्षिणी महासागर। क्योंकि अगर हम दक्षिणी महासागर को अलग पढ़ना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये प्रशांत महासागर से कहाँ अलग हो रहा है, अटलांटिक से कहाँ अलग हो रहा है, हिंद महासागर से कहाँ अलग हो रहा है। तो उसके लिए पैमाना रखा गया 60 डिग्री। इसका तीसरा पॉइंट है, यह दक्षिणी ध्रुव व अंटार्कटिका को चारों से घेरता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि अंटार्कटिका को या दक्षिणी ध्रुव को घेरने वाला महासागर कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा दक्षिणी महासागर। 18वां है, आर्कटिक महासागर के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले इसको चित्र में देख लेते हैं। तो विश्व के मैप में ये जो उत्तरी सिरा है पानी वाला, इसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। अब इसके पॉइंट देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर में पहला पॉइंट है, यह सबसे छोटा महासागर है ना, 5 में सबसे छोटा। दूसरी विशेषता है, ये बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इस चीज को भी हमें मैप में समझना पड़ेगा कि ये जो आर्कटिक महासागर है ये ऊपर का हिस्सा है। अब आप इस साइड में देख रहे हो एशिया का ये हिस्सा और इस साइड में उत्तरी अमेरिका का ये हिस्सा। इसको जब हम पीछे से आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इनके जो छोटे से जुड़ाव का क्षेत्र है उसी को बेरिंग जल संधि कहते हैं। और उसी बेरिंग जल संधि के ऊपर का हिस्सा है ये आर्कटिक और नीचे का हिस्सा है प्रशांत महासागर। मतलब इस बेरिंग जल संधि से ये इस प्रशांत से जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट है, ये उत्तरी ध्रुव को चारों से घेरता है। जैसे कि दक्षिणी महासागर नीचे वाले दक्षिणी ध्रुव को घेरता है, ऐसे ही आर्कटिक उत्तरी ध्रुव को घेरता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, वायुमंडल का वर्णन करें। तो पहले ये होता क्या है वो देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर जितना भी हवा का क्षेत्र है उसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे पृथ्वी से बांध रखता है। मतलब पृथ्वी के आसपास ही वायुमंडल इसके साथ ही क्यों टच है,
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है सूर्य का वो इसको बांधे रखता है। तीसरा पॉइंट है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, मतलब पृथ्वी की भूप्रपट्टी से ऊपर 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है। फोर्थ है इसे 5 परतों में बांटा गया है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। सबसे नीचे है शोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। इनकी क्या विशेषताएं हैं वो आप देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट है वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस व 1% में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑर्गन गैस आदि गैसें शामिल है। मतलब वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है ये भी क्वेश्चन आता है। तो सर्वाधिक 78% है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर 21% में है ऑक्सीजन, बाकी सारी 1% में आती है। छठा क्वेश्चन है ऑक्सीजन सांस लेने, नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि करने व कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित कर इसे गर्म रखने में सहायक होती है। तीनों गैसों का मेन काम ध्यान रखना है। ऑक्सीजन सांस लेने में काम आती है, नाइट्रोजन प्राणियों में और पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए काम आती है। सातवां पॉइंट है वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान व घनत्व घटता जाता है। मतलब वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान कम होता जाएगा, सर्दी बढ़ती जाएगी, तापमान के साथ घनत्व भी कम होता जाता है। बढ़ते हैं आज के 20वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है जीवमंडल का वर्णन करें। जहां स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल तीनों के साथ जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत व पादप जगत। तो जहाँ स्थल, जल, वायु तीनों मिल जाएं और साथ में जीवन पाया जाए तो उसे तो जीवमंडल कहते हैं। और जीवन में जंतु अलग होते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे अलग होते हैं, इसलिए जीवमंडल को इन 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ इस 20वें का आंसर भी कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आज का वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा आपको इस वीडियो के नोट्स का PDF या पूरी किताब के PDF और अन्य सीरीज़ के PDF सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके हमारे सारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।